हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब 70th को भूल जाओ भाई। 70th का कहानी आज समाप्त होता है। मेंस की सारी परीक्षाएं उसकी हो गई। अब हम लोग 71st की तरफ कुछ करते हैं। और जैसे सब तुम लोग कह रहा था कि सर अब इकोनॉमिक्स का लगभग लगभग हम लोग आधा लेक्चर कर चुके हैं, अब साथ में हम लोग को यूट्यूब पर साइंस करवाइए, जनरल साइंस का कुछ स्टार्टअप कर दीजिए जो जिसके लिए बच्चे हमें जानते हैं। बच्चों का प्यार हमें जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के लिए और सेकेंडरी इकोनॉमिक्स के लिए। और तीसरा नंबर पे बिहार स्पेशल को समझाने का जो अनोखा तरीका है, भगवान करे हमको अच्छे से टाइम मिले जिसके और आपको हम यूट्यूब पे बिहार स्पेशल भी कराएं। तो बच्चों, आप लोग सब कह रहे थे कि सर साइंस शुरू न कर दीजिए, तो साइंस हम लीजिए आप लोग के लिए शुरू कर दे रहे हैं। तो सिर्फ शुरू ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए एक रोड मैप हम बना रहे हैं। तो एक रोड मैप दे देंगे, एक रास्ता दे देंगे। अभी एक सही उचित टाइम है। देखिए आज का टॉपिक है हम लोग के पास सेल कोशिका, इसी को शुरू कर रहे हैं, आप लोग को दिख गया होगा पीछे। लेकिन थोड़ा सा हम रोड मैप के बारे में चर्चा कर देते हैं आपको। रोड मैप ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे रोड मैप हमारा क्या है। अभी लगभग मोटा मोटी, जो कि बीपीएससी का अनाउंसमेंट अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं, सितंबर सितंबर 2025 हम लोग मान के चल रहे हैं हमारा प्रीलिम्स होगा। हम लोग के पास अभी मोटा मोटी 150 दिन है। अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी ट्रेंड सितंबर अक्टूबर में परीक्षा लेता है, यानी 5 मंथ्स। 5 महीना है सर हम लोग के हाथ में। तो ठीक है, 5 महीना है तो हम लोग तैयारी को समेट लेंगे लगभग 3.5 से 4 मंथ में। और 3.5 से 4 मंथ में अभी से शुरू करके, आज से शुरू करके, ये महीना जो है आपका अप्रैल खत्म हो गया, मई से स्टार्ट करके हम लोग जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का लास्ट लास्ट तक, यानी सावन खत्म होने से पहले पहले तक हम लोग कहानी को समेट लेंगे, यानी तैयारी कंप्लीट। फिर हम लोग सितंबर में मॉक टेस्ट पे चलाएंगे। तो हम ये आपको आइडिया दे तो रहे हैं, लेकिन सर ये आइडिया जो आप दे रहे हैं, लेकिन ये तैयारी ठीक है, सुन लिए, सब सुना देता है कि इसे इसे कर लो, करवाएगा कौन, करवाएंगे हम ऑन यूट्यूब आप लोग के लिए। सबको हम 4 महीना में करवाएंगे। क्या क्या शुरू, हम अपना सब्जेक्ट लेके चलते हैं, साइंस इकोनॉमिक्स चल रहा है। फिर हम आएंगे बिहार स्पेशल लेकर के, बिहार स्पेशल, उसके बाद फिर आप लोग का पॉलिटी सर करवाएंगे। फिर आप लोग के लिए ज्योग्राफी होगा और हिस्ट्री होगा। यही ना है, इसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो इस तरह से 3 3 6 सब्जेक्ट है हम लोग के पास ब्रॉड में, ब्रॉड कैटेगरी में ये सारे सब्जेक्ट हैं। जो ये 3 कोर सब्जेक्ट जो है, इसको तो आप हमारे हवाले कर दीजिए। सब जैसे तुम लोग कहता है कि सर के हवाले हो जाए और उनका नोट्स पढ़ ले। देखिए GS1 और GS2 में किस तरह से मेंस में हम प्रिडिक्ट किए थे, हालांकि हम ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, यूट्यूब पे लिमिटेशंस था हमारा भी, हमारे टीम का भी, यूट्यूब पे ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जितना किए उतना में सटीक रहा। आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं जाकर के, उसका सबूत के साथ हमने अपलोड कर दिया है। खैर सबूत देने का जरूरत है भी नहीं हमें। फिर आते हैं, तो इन सब सारी बातों को हम लोग समेट लेंगे। और आपका फुल प्रिपरेशन जो इस तरह से, देखिए हमारा बैच का जो नाम है आर्यावत, इसमें क्या है, हमारा 71st फाउंडेशन बैच जो है, हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स चल रहा था। अब फुल कंसंट्रेटेड 71st को फोकस करते हुए हम लोग अब साइंस से, उसके बाद इकोनॉमिक्स को खत्म करके तुरंत लगले तुरंत शुरू कर देंगे बिहार का। ठीक है, वो हम ही शुरू करेंगे। चलिए, तो कहानी को शुरू करने से पहले साइंस का, अब बढ़िया से किताब कॉपी ले लीजिए, कहानी शुरू करते हैं आज से, बढ़िया मन से और बढ़िया से शुरू करो। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे शुरू नहीं करना है। इस तरह का कॉपी किताब एक लेके बैठ जाइए, पेज, और पेज पे पहले इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट। और दूसरा बात होता है सर पीपीटी पीडीएफ कहां मिलेगा, तो उन सब चीजों को भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये जो क्लास में हम करा रहे हैं, जो स्लाइड होगा, हम लिखेंगे तो अलग आपको साथ में लिखना है, लेकिन ये जो स्लाइड्स हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास नोट्स, क्लास नोट्स जो है आपको वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, उस पर लिखा रहेगा
वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप जाकर के क्लिक करेंगे और कुछ फॉर्म भरना होगा, नाम वाम जो आप लोग देख लीजिएगा, अभी हमको भी नहीं पता है, पूरे टीम के हाथ में है वो। तो उन लोग भर करके आप लोग उस पे से ये वाला जो दे रहे हैं ना, ये क्लास वाला नोट्स, और सर होता है कि सर आपका रिटेन नोट्स, रिटेन नोट्स कहां होगा, ये चीज आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। इसलिए नहीं कि वीडियो लास्ट तक देखो, हमको भरोसा है कि तुम देख रहे हो तो पूरा देखबे करोगे, इसलिए ताकि लास्ट में कहां है उसका दिया गया व्यवस्था, अभी हमको पूरा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लास्ट में उसको बता देंगे कि रिटेन नोट्स जो होता है, प्रॉपर नोट्स जो है किस तरीके से। तो कहानी कलम की तो आप कॉपी खोल करके शुरू करते हैं, और चलिए भैया क्या है, पहले सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं। सिलेबस क्या कहता है, बहुत सारे आप लोग होंगे जो 68वीं वाले होंगे, 69वीं 70वीं वाले भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसा है जो पहली बार 71वीं, अभी जस्ट ग्रेजुएशन दिवे किया होगा खत्म, कोई बहुत सारा होगा इसमें सेकेंड ईयर वाला होगा जो पहली बार सोचा होगा कि 71वीं देंगे, थर्ड ईयर में आते आते इलिजिबल तो खैर नहीं होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन चाहिए, बट जो लास्ट अभी ग्रेजुएट हुआ है उसके लिए है। और कोई अपना मनो तैयारी कर रहा होगा ऐसे ही कि हाँ एक आध साल पहले से कर लेते तैयारी, अगला साल 26 में देंगे, 72वीं में। तो पहले सिलेबस को जान लो भाई, साइंस में है क्या, सिलेबस में जनरल साइंस का है क्या, जो बीपीएससी लिखती है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन विल कवर, क्या क्या कवर करेगा, लाइन वाइज एकदम आराम आराम से, जिस तरह से हम पेड बैच में ऑफलाइन में कराते हैं, यूट्यूब पर भी हम सेम कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर आप पेड बैच में बढ़िया पढ़ाते हैं क्या, कुछ नहीं, जो कंटेंट वहां रहता है यहाँ रहता है। यहाँ पर क्या है भैया, एक एक समस्या है, समस्या वो है कि यहाँ पर टाइम लिमिटेड है, चीजों को जल्दी जल्दी कवर करना। और हमारे कोर्स में ऑफलाइन और ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल सेंटर है, उसमें हमारे पास समय अपना है, बच्चा पैसा भी दिया होता है, और यूट्यूब पे तो खैर कहानी अलग है, बच्चा पैसा भी दे तो उसको मुताबिक डाउट सेशन सब कुछ कराते हुए थोड़ा सा समय ज्यादा देते हैं, कंटेंट इनरिच होता है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कंटेंट में थोड़ा भी दाग हो, हम नहीं कंपीट करते हैं कि भैया हम बेस्ट हैं, ये हैं फलना ढेकना, कुछ नहीं, जो है हमारा तरफ से पूरा डाउट है, पूरा कंफर्म है। डाउट अगर आपको है तो आप लोग खोजिए, बाजार में खोजिए थरिया लोटा लेकर के, तो हमारे तरफ से ये कंफर्म है। ये सब सारी बातें आप लोग इस पे भरोसा करें, और करते हैं लोग। हम बार बार ये नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते हैं कि यही करो वो करो वो करो, जिसको सब बजाता है वो करते रहता है बच्चा लोग अपने। तो चलो, क्वेश्चन विल कवर, क्या क्या कवर करेगा, जनरल एप्रिसिएशन, जनरल एप्रिसिएशन अभी डिकोड करेंगे, एंड अंडरस्टैंडिंग किसका, ऑफ साइंस। सिलेबस लिख लो भाई, नहीं तो पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ जो मिलेगा ना उसके बाद वो मजा नहीं है छापने में, लेकिन जो लाइव लिखने में मजा है ना, वीडियो देखते देखते बहुत मजा आता है। साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो सिलेबस जो बीपीएससी दी है, इस सिलेबस में ना ना घोड़ा के पोंछ पता है, ना घोड़ा के मुड़ी पता है, कुछ नहीं पता है। कहता है कि जनरल एप्रिसिएशन, जो जनरल लाइफ में आप कर रहे हो, डेली लाइफ में, यानी डेली लाइफ में आप रोटी बना रहे हो, फिर आलू भुजिया बना रहे हो, नीमक डाल रहे हो, हल्दी डाल रहे हो, वही डेली लाइफ में आ गया। कपड़ा खींच रहे हो, तो देखो अगर इसको डेली लाइफ को डिकोड करोगे तो सारा चैप्टर मिल जाएगा। डेली लाइफ में आप खाना बना रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आ गया, वहां केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो कह कुछ नहीं रहा है, लेकिन कह बहुत कुछ दे रहा है। तो डेली लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, कोई बच्चा होगा कि तार जोड़ के रिमोट भी बना रहा होगा, तो वो क्या हो गया, साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात है। तो डेली लाइफ में आप जो काम कर रहे हो तो उसका एक सीमित है, लेकिन इसका सीमित जो है सिलेबस को, ये छोटी सी बात जो सिलेबस लिखा है, हमको भी लाइन ज्यादा समझ में नहीं आता है, झूठ का है कहे, हमको भी ज्यादा नहीं समझ में आता है। का मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, भाई इसमें कुछ है ये नहीं है, जो आप डेली लाइफ में घूम रहे हो देख रहे हो, वो पूरा सब कुछ पूछ रहा है सिलेबस में। तो सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है। तो सर सिलेबस में है क्या, पता कैसे चलता है आपको कि ई पढ़ा रहे, सेल आप कहां से पढ़ाना शुरू कर दिए, एक वो ठोस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह बताता है भाई कि हम सेल से शुरू करें, टिश्यू से शुरू करें, कि प्लांट किंगडम से शुरू करें, या फिजिक्स में हम क्वांटम थ्योरी पढ़ाएं या फिर लाइट पढ़ाएं। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जब से बीपीएससी परीक्षा लेना शुरू किया है तब से पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, और सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर गौर से मजाक से हट के बात किया जाए तो सिलेबस में है
ऐसा नहीं है। डेली एवरीडे ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी करंट अफेयर में, करंट में जो साइंस एंड टेक में, SNT लिखते हैं, साइंस एंड टेक में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको लेकर के बात कर रहा है। ठीक है, उसका में आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, यानी उसके अप्लाइड और उसके एप्लीकेशन को आप बताइए और पढ़िए, ये कह रहा है सिलेबस। ठीक है, तो सबसे बड़ा हथियार हमारा कौन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हथियार बना करके हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सिलेबस को देखिए, आप लोग के लिए किस तरह से बड़ा मेहनत लगता है इन सब चीजों में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम अभी एक एक करके हर एक बात को आपको समझाएंगे, तो नहीं कि एकदम समस्या एकदम नहीं होगा। जो साइंस, हम फिर से वही दावा नहीं करेंगे कि हमारा ऐसा बढ़िया कोई नहीं पढ़ा देगा, लेकिन जो तरीका से हम लइकन से कनेक्ट कर पाते हैं, वो जो बच्चा का फीडबैक जो हमको मिलता है ना, वो हमको अच्छा लगता है। उन्हें कि बच्चा लोग आकर के हमको एकदम कहता है कि सर आप तो बहुत एकदम खतरनाक पढ़ाते हैं, जैसा कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन कहता है सर पढ़ लेते हैं ना तो बड़ी मजा आ जाता है, समझ जाते हैं चीजों को और कर लेते हैं। खाली मजाक मजाक में ही सब चीज हो जाता है। पहला बात समझिए, हम बायोलॉजी से लेकर के चल रहे हैं कि बायोलॉजी में लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और अप्रोक्स 10 क्वेश्चन बायो से। अब इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी का एप्लीकेशन जो है साइंस एंड टेक वाला पूछने लगा है। ठीक है ना, तो साइंस एंड टेक से थोड़ा अप्लाइड बायोलॉजी को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, हमने इंक्लूड किया भी है सिलेबस में। ये जो एग्जॉस्टिव सिलेबस जो है ना, यही है आपका साइंस का सिलेबस। अगर एकरा से बाहर तो नहीं आना चाहिए। ये लगभग लगभग सर, ये लगभग लगभग ये इधर का पोर्शन जो इन्वायरमेंटल साइंस सब मिला करके ये 30% यूपीएससी का सिलेबस है। 30% यूपीएससी का सिलेबस है। कहने वाला 50% कह सकता है, लेकिन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक नहीं है। बीपीएससी में साइंस एंड टेक जो कितना है, यूपीएससी के मुकाबले में 10% है, यानी एक दो क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछता है, जो कि लेटेस्ट इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी पे रहता है। कोई स्पेस क्राफ्ट वगैरह लॉन्च कर दिया सरकार के द्वारा, भारत सरकार कर दिया, या फिर कुछ ऐसा स्पेस मिशन जिसमें बिहार का भी देखिए, मून में चंद्रमा पे जो लॉन्च हुआ था, उस पे बिहार के गांव के नाम पे रखा गया था, साइंटिस्ट वहां के थे। तो इस तरह का कुछ इनोवेशन होता है, वो हम क्वेश्चन कराएंगे जब डिस्कस करेंगे। तो पूछा जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से। देखिए, पहला बायोलॉजी में हमने चैप्टर के रेलेवेंसी के हिसाब से, यानी किस पे ज्यादा मेहनत देना है, कौन सा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, दबा के पढ़ना है। और एक बात हम बता दे रहे हैं, अगर तुमको कुछ नहीं करना है तो ये देखो, ये है, यही है तो हम किस तरह से हम बनाते भी हैं नोट्स, इस तरह से। अभी हम पूरा बायोलॉजी का पूरा बना चुके हैं, इसी तरह से अगर दिख रहा हो तो इसी तरह से हम एनसीईआरटी से सिर्फ बनाते हैं। इस तरह से देखो, ऑप्टिक्स का बना रहे हैं तुम लोग के लिए, तो इस तरह से। तो कौन सा किताब है ये गौर से देख लो। इसी पीपीटी बना बना कर टीम को भेजना पड़ता है कि ऐड कर लो कुछ। खैर टीम में तो बहुत है, लेकिन हमको भी थोड़ा कुछ भेजना पड़ता है। ये कौन है? कक्षा 10वीं, 9th वाला उधर है, थोड़ा दूर जाना पड़ जाएगा। अभी 10th का ही हम बना रहे थे, 10th से लेकर के फिजिक्स का कुछ बना रहे थे। तो यही किताब, कौन सी किताब फोकस करना है, बच्चा लोग बहुत पूछता है, बुक लिस्ट। तो 10th और 9th का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ ये जनरल साइंस का बात कर रहे हैं। अप्लाइड साइंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और जनरल नॉलेज करंट के लिए वो हम बताएंगे। यानी जो बेसिक बेसिक चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, जैसे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, क्लास 9th का जो किताब है आपका बायोलॉजी का, उसी से हमारे टीम ने, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, थोड़ा सा 11th का कहानी को लेकर के, क्योंकि टीम में हमारे टीम में लगभग लगभग आपके कंटेंट को लेकर के सारे पीएचडी स्कॉलर हैं, सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। एक दो हम अपने टीम से आप लोग को जरूर मिलाएंगे, बाकी बच्चे मिले हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पे हम अपने टीम से मिलवाएंगे आपको। टीम में नेट जेआरएफ, आईआईटी दिल्ली, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मगध यूनिवर्सिटी गया के, वहां से, और हमारे टीम में है सिलेक्टेड ऑफिसर ऑफ 68 बीपीएससी के सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं। वो अभी जो 69th में जो रिजल्ट हुआ, लेबर में, आरओ में,
जो हमारे स्टूडेंट थे कुछ, वो लोग रिव्यू कर करके भेजते हैं। वो लोग खुद लिखता है ना, 70th एग्जाम दे रहा था तो अपना आंसर लिखता तो भेज देता है ग्रुप में, अभी भी उन लोग ऐड है, भेज देता है। तो उन लोग को अभी भी उन लोग को गलती छांटते हैं हम कि ना लिखा तो तैयो तो थोड़ा बहुत गलती है एकरा में, लेकिन उन लोग का कंटेंट को लेते हैं। तो उन लोग भी, हम लोग का टीम भी उन लोग को देता है कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, उन लोग सर बन गया है तो टीम को देता है। तो इन सब का गाइडेंस और इन सब का बनाया गया कंटेंट परोसते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे हमारे पैचेज में हो। तो इसके लिए समस्या नहीं है, ऑथेंटिक और अप्रोच वैसा कि हाँ परीक्षा में पूछ लिया जाए, अला अनाप शनाप कुछ भी नहीं। जो हमारे यहाँ आईटी दिल्ली के जो है, आईटी दिल्ली के वो साइंस बैकग्राउंड से, वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, आईटी दिल्ली से एमए होता है। आप लोगों को बता दें, अगर कोई बीए कर लिए हैं तो आईआईटी दिल्ली का एंट्रेंस एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए भी, तो उससे करके हुई आईआईटी दिल्ली में है। तो अभी हाल में ही हमारे भी मुखर्जी नगर रूम पे आए थे, तो वो आकर के पूरा कंटेंट दे करके गए हैं कि सर ये शेड्यूल है हमारा पॉलिटी के लिए, मिलवाएंगे आप लोग को। तो देखिए क्या है ये। फिर दूसरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें क्या है वही ह्यूमन एनाटॉमी, यहाँ सर से लेकर के पैर तक पढ़ लेना है एकदम, ईयर, नोज, कान, लीवर, फेफड़ा, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ खाना पचता है, फ्रॉम आवर माउथ टू आवर एनस, यहां तक की कहानी को कंप्लीट करना है। कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ इटसेल्फ एंड लास्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द तो इस तरह से हम लोग उसको पूरे कहानी को कंप्लीट करेंगे पूरे से। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितना सवाल है आप लोग को पता ही है। उसके बाद प्लांट बायोलॉजी में, प्लांट बायोलॉजी का सवाल तो खैर बताना ही नहीं है, रेलिवेंसी के हिसाब से है। प्लांट बायोलॉजी हमने चैप्टर का नाम नहीं रखा है इसमें, डायरेक्ट प्लांट बायोलॉजी में पूरा पढ़ाएंगे। 9th में 8 क्लास का थोड़ा सा एनसीईआरटी का हेल्प लेंगे, और यहाँ पे 9th क्लास का आंसर, क्योंकि कंटेंट अभी जस्ट बना है, पूरी टीम की मेहनत लगी है 71st को लेकर के। तो ये जो कंटेंट है अपडेटेड कंटेंट है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप लोग को पूरा बात दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे हम लोग पूरा टीम ने एक्सपेक्ट करवा दिया था क्वेश्चन जीएस का कि ये सर करवा दीजिए यूट्यूब पे, हमने यूट्यूब पे करवाया, हमारा कराया गया मैसेज, 5 क्वेश्चन आया, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डेट वाइज हमने लिख दिया कि ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो अपलोड कर दें एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने से 15-20 दिन पहले वो टारगेटेड था, वो बैच ही बनाया गया था 70th मेंस के लिए, बट यूट्यूब पे ज्यादा करा नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, अगर और कराते तो और ज्यादा बेनिफिट होता बच्चों को। फिर दूसरा देखिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये थोड़ा सा क्लास 11th का एनसीईआरटी और क्लास 10th का लास्ट का कुछ चैप्टर्स को लेकर के। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स पूरे क्लास 10th का, इवोल्यूशन भी क्लास 10th का, क्लास 10th नॉलेज। और थोड़ा सा खाली थोड़ा सा टच करेंगे, क्लास 12th की वो जो किताब है बायोलॉजी की, उससे थोड़ा सा वहां पर जेनेटिक स्ट्रक्चर और डीएनए को समझाने के लिए बस थोड़ा सा टच करेंगे। लेकिन आपको वो नोट्स आपको नहीं टच करना है, आपको बस 10th वाला जो किताब का अगर जेनेटिक्स आपका क्लियर है तो आपको टच करने का जरूरत नहीं है। डिजीज एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहां से सवाल आप लोग को पता ही है, डिजीज से किस तरह से पूछ देता है बीपीएससी। तो कौन कौन बीमारी किस डिफिशियंसी के कारण से होता है, कौन इसमें जो बीमारी है जो वायरस के थ्रू है, कौन फंगस के थ्रू है, तो ये सब सारी जो कहानी है ये हम इसमें हम लोग करेंगे, डिजीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए किस तरह से वेराइटीज वाइज चैप्टर को हमने क्लियर किया। मोटा मोटी हमको याद है 6 चैप्टर किए थे, हाँ 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का क्लासिफिकेशन हमने बायोलॉजी में किया है। 6 चैप्टर यानी मोटा मोटी 7 से 8 लेक्चर। 30 लेक्चर में कोशिश है पूरा इस साइंस को और इनोवेशन और जनरल नॉलेज को कंप्लीट करने का। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन क्लास 9, वर्क एनर्जी पावर क्लास 9, ग्रेविटेशन क्लास 9, लाइट एंड ऑप्टिक्स क्लास 10, हीट एंड टेम्परेचर क्लास 10th, वंस अगेन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्लास 10th। वही किताब जो है ना, किताब उसी से, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न फिजिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहे तो आप केमिस्ट्री में देख लीजिए चाहे फिजिक्स में देख लीजिए, पढ़ना साइंस में है लेकिन फिजिक्स में भी इसको देख सकते हैं हम लोग। फिर आइए बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको हम बताएंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। सर बहुत सारे जितने बच्चे हैं यहाँ पर, हम नहीं कह रहे हैं कि ये गलत बात है, भाई कैसे पता होगा? कौन ऐसा बिहार में स्कूल है जरा में बताया जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को याद कराया जाता है कि 1 से 20 तक रट लो? कौन सा ऐसा 9वां का स्कूल है और 9वां का मास्टर ऐसा पढ़ा रहा है? अभी थोड़ा सा बीपीएससी जब से टीआरई कंडक्ट करने लगी है तब से 1-2 साल से देख रहे थे, देख पा रहे हैं कि हाँ पढ़ाई थोड़ा सा ठीक हुआ है क्योंकि लेटेस्ट टीचर आए हैं तो
पहले ऐसा कौन सा मास्टर था जो पढ़ा रहा था? आता सब है बदमाश को, कराता कोई नहीं है। तो ये आपकी समस्या नहीं है। तो जो ये हमने आपको यहां पे लिख रखा है, बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें भाई हम शुरू से शुरू करेंगे ना। व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में है क्या, कहानी कैसे सर केमिकल रिएक्शन दिखाता है। अगर हम भाई केमिकल रिएक्शन चैप्टर में आ जाएंगे और डायरेक्ट हम लिखेंगे कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे होगा, कहानी नहीं समझ में आएगा। तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए, वही बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम कराएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये समस्या है, और समस्या दूर नहीं है ज्यादा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 9, ये तो खैर क्लास 6 से बोल दीजिए। पीरियोडिक टेबल क्लास 10, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इसमें है, ज्यादा नहीं है, क्लास 10 का, जो हेलो एल्किन, हेलो अरिन्स, और हम लोग जाएंगे इसमें कार्बोनेट्स कंपाउंड का। कार्बोनेट्स कंपाउंड एक थोड़ा सा छूट रहा है इसमें, आप लोग लिख लीजिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये एक चैप्टर है क्लास 10 की, उससे थोड़ा सा लिंक करके हम लोग इसमें छूट रहा है कहानी। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम लोग थोड़ा सा ये नंबर के वाइज से बोले ना कि हम नंबर वाइज चैप्टर को अरेंज किए हैं कि किससे कंटेंट मार्क्स कितना है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर में सबसे कम पे आता है, लेकिन इसको हम यहां पे करवा देंगे। बेसिक केमिस्ट्री के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस बता देंगे कि हाँ सॉलिड किसे कहते हैं। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सॉलिड नहीं पता है, जो हाथ में कलम है वही सॉलिड है। तो सवाल ऐसा नहीं ना पूछता है कि बताइए कि पेन, पेपर, बॉटल में से कौन सॉलिड है, नहीं सवाल पूछेगा। पेन, पेपर, बॉटल, और बताइए ये जो हॉट एयर बॉटल जो हम लोग कमर के नीचे दर्द होता है तो लेते हैं, वो क्या है? हॉट बॉटल, हॉट एयर बैग, गर्म पानी। हमने बोतल से रख के चोट लगता था तो सहलाते थे, अब फैशन का दुनिया है, बोतल में भर दीजिए हॉट एयर बैग, तो उसमें तो बताइए इसमें सॉलिड कौन है? ऐसा सवाल थोड़ी ना पूछता है। पूछता है सर, क्या पूछेगा भैया? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम किसमें है? मैक्सिमम किसमें है? सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें है? ऑप्शन दे देगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से। तो पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये पता होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग चीज को समझ पाएंगे, है ना। सबसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें सबसे ज्यादा होता है? गैस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सबसे कम सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? हमारा रहले तो नहीं ना जाता है, टॉपिक छेड़ दोगे साइंस का तो हम छेड़ा जाते हैं। जैसे कि देखो सॉलिड में क्या होता है, इसे इस तरह का होता है, टाइटली पैक्ड होता है, जिसके वजह से इसका क्या है? रिजिड शेप है ना भैया। नहीं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे अगर ढीला ढीला दूर दूर होंगे, जैसे लिक्विड में देखिए दूर दूर है, इसीलिए लिक्विड क्या है? फ्लूइड है, बहता है, और एयर में तो समझिए ना के बराबर, मानिए ना नहीं कह सकते हैं लेकिन ना के बराबर। इसमें किसमें होता है? गैस में होता है, इसीलिए ये दोनों क्या है? फ्लूइड, हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस more than the solid, hence they have a fluid not having rigid structure, but solid have a rigid structure due to less intermolecular space, और लगभग ना के बराबर हर सॉलिड में। ठीक है, ये कहानी था। अब आइए इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो अभी हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर कर लेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे इकोनॉमिक्स में, कॉप ऑप यहीं पे कर लेंगे, कॉप 16, 17 यहीं पे कर लेंगे सब कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज में, ताकि हम लोग साइंस से समझ सकते हैं। इसमें हम लोग और देखिए हम कितना डिटेल से एक एग्जॉस्टिव बात के बारे में सोच रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग भी 20% अचीव कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में करेंगे। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एक बार पूछ लिया था, एक बार सॉरी इस बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया था, व्हाट इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, बच्चा लोग भकुआ गया, ठीक है ना, तो इसलिए हमने नेचुरल रिसोर्सेज को रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपने प्रेजेंट को मीट करिए अच्छे से ताकि आपका फ्यूचर बर्बाद ना हो, विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, मीट योर ऑल द डिजायर और एवरीथिंग इन अ प्रेजेंट सिनेरियो, बट डू नॉट डिस्टर्ब द फ्यूचर, भविष्य को मत छेड़ो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आज आप दाल रोटी खा रहे हो तो ये सोचो
कि आपका जो अगला 10 पुसुट है वो भी दाल रोटी खा पाए। जमीने मत छोड़ो कि दालें नहीं उगे ना रोटी उगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है कि चीजों को प्रेजेंट में जीते रहिए और फ्यूचर का उसका अच्छा से बचाव करते रहिए। फिर जनरल नॉलेज में हम लोग आ जाएंगे, करंट डेवलपमेंट मीन साइंस टर्म में करंट डेवलपमेंट। अब आएंगे भैया बोलेगा सर इसमें नया डेवलपमेंट साइंस टर्म, एक आध एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि साइबर बुलिंग साइबर बुलिंग साइबर स्कैम सुने हैं, साइबर बुलिंग, ईमेल स्पैम, इस तरह का जो साइंस एंड टेक का थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टर्म जो है, इस तरह से जब न्यूज में रहता है ना भाई, तो थोड़ा सा साइंस के नजरिए से हो जाता है कि ये साइंस का ही पार्ट है। ये आप कौन सा सब्जेक्ट में इसको लाइक कराइएगा बताइए? साइबर अटैक और स्पैम अटैक को कौन सा सब्जेक्ट में लाइक कराओगे आप लोग? कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, यूपीएससी का होता तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इथिकल कंसर्न में आकर के देख लेते, सोसाइटी में आकर के थोड़ा सा देख लेते, लेटेस्ट इनोवेशंस में आकर के देख ले। लेकिन बीपीएससी के नजरिए से अगर वो न्यूज में ज्यादातर रह रहा है, और खास करके हमारे बिहार के अखबारों में, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर में छप रहा है कि आए दिन खगड़िया में 50 लोगों की जो गुट होती है उसमें 40-50 लैपटॉप पाया गया और साइबर क्राइम किया गया, इस तरह के न्यूज लगातार छप रहा है। तो भाई क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला कहीं जाके बैठल आंध्र प्रदेश में नहीं ना है, बिहार में बैठा हुआ है, तो उसके घर भी यही सब अखबार आ रहा है, यही सब अखबार आ रहा है। तो ये सब जो न्यूज़पेपर वो देखेगा डेली, तो उसको न्यूज बार बार माइंड में हंट करेगा। तो जब हंट करेगा तो इस तरह का सवाल का है डाल देगा टॉपिक, व्हाट इज साइबर बुलिंग, व्हाट इज दिस एंड दैट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्वेशंस एंड डिस्कवरीज, नए नए जो इनोवेशंस हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं उसको लेकर के। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसपे सवाल पिछले बार भी था और इस बार भी रहेगा। तो हमको लगता है कि आप लोग एग्जॉस्टिव वे में सिलेबस को डिकोड कर पाए होंगे। ठीक है, हम डिकोड कराने में सक्षम हुए हैं, हमको पता है। आप लोग भी मुड़ी हिला दीजिए और हमको कहिए। देखिए यही था, यहीं से कहानी शुरू करना है सर। व्हाट इज सेल? तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, एकदम जिसको नहीं पता है वो सुनो, बाकी जिसको पता स्किप करो कहानी, तुम लोग स्किप करो वीडियो, आगे देख लेना कहानी क्या होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको शांति से सुनो, ध्यान से सुनो क्या कहानी है कि व्हाट इज सेल। सर ये नाम सुना सुना पहली बार लग रहा है का? सुने तो बहुत है, कोशिका होता है, लेकिन सर थोड़ा आज हम आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ा हमको अच्छे से बताइए सेल होता क्या है। तो बाबू कहानी को यहीं से समझो कि आपके घर जब बन रहे थे, जब तो घर बन रहा था तो देखा था ना जाकर के, चारों दने से ऐसे ऐसे क्या हुआ था, पहले बाउंड्री दिलाया था, चारों दने से बाउंड्री दिलाया था, और उसके अंदर आए थे, यहां पर पिलर खनाया था और बीम बनाया था। छोड़ो बाउंड्री हटा दो भाई, गांव देहात में घर बनता है तो बाउंड्री थोड़ी होता है, डायरेक्ट पिलर खनाया, ऐसे पिलर खना गया। देखिए भाई ये हम लोग का पिलर खना गया, चारों दने से इसे पिलर खनाता है, पहले 4 फीट 3 फीट अंदर खोड़ा करके पहले पहला एगो हम लोग बेस डालते हैं, उसके बाद इसमें ईंट जोड़ने का प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखिए इस पे ईंट जोड़ रहे हैं, मकान बनेगा, ईंट जोड़ रहे हैं, 3D में पिक्चर को सोचो भाई, बन गया उसके ऊपर ईंट जोड़ रहे हैं। तो जो आपका घर बना उसका बेसिक जो यूनिट था वो क्या बना? ईंट बना। अब बोलेगा बहुत सारा, लेकिन सर इसमें पिलर उलर क्या हो गया? तो उसी तरह बॉडी में जो आपका हर एक चीज जो बना है वो किससे बना है? वही बेसिक यूनिट सेल से बना है। जिस तरह मकान को बनाने के लिए हर एक ईंट ने एक ईंट को दबाया, उसके बाद वो एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया आप लोग के सामने, उसी तरह हम लोग के अंदर, हम लोग के शरीर के अंदर एक सेल था, वो क्या हो गया? अरे बड़ा होता है भाई, हाँ, एक सेल था, वो खुद को डिवाइड करते 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 एक इंसान का रूप ले लिया, इस तरह से। यानी कोई एक सेल अपने आप को बहुत मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया, तब जाकर के हम लोग हैं।
तो ये तो समझने वाला बात है कि सर कोई बच्चा जो है 6 महीना का था, कोई बच्चा जो 10 दिन का था, वो बच्चा अगर 10 साल बाद उसका शरीर हाथ गोड़ बड़ा होता है तो इसका मतलब कुछ अंदर का सामान है, जो अंदर का चीज है वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो अंदर जो उसका उंगली था पहले इतना छोटा, तो उसके अंदर के सेल्स जो है पहले बड़ा होने लगे, सेल्स खुद को डिवाइड करते गया। तो पहले उसका देखो बच्चा, देखो भैया ये उंगली ऐसा था, ठीक है, 1 दिन का बच्चा का। तो इसके अंदर के सेल्स डिवाइड होते गए तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फैलता गया, सेल सेल पे सेल जुटता गया, थोड़ा मोटा और हुआ, थोड़ा लंबा भी हुआ, थोड़ा मोटा और हुआ, थोड़ा और उंगली लंबा हुआ। तो इस तरह से, और नाखून देखिए डेवलप होना शुरू हुआ। तो सेल ही जो है, जो आपके पूरे फंडामेंटल यूनिट का जीवन है, लाइफ है। तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसीलिए तो हम लोग चैप्टर का नाम कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ब्रैकेट में सेल लिखते हैं। यानी आपकी सेल वो इकाई है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कहें कि आप कुछ भी नहीं हो, सुरेश, रमेश, गणेश कुछ भी नहीं हो, सेल हो, तो कहने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नथिंग बट यू आर अ मल्टीपल fission of multiple division of cell. When there is a multiple division in your cell, you got your name, that is सुरेश। सुरेश नाम का लेकिन कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो एक सेल था जिसका डिवीजन बहुत सारा हुआ, उस वजह से एक बॉडी बना। यही बॉडी क्या है? यही बॉडी कोई सुरेश है। कहानी क्लियर हुआ? सोच लीजिए, एक सेल से सुरेश बन गया, है ना। तो सेल इज नथिंग बट इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक बच्चा पूछता है कि सर भाई, गुरुजी, भैया जे कहते हो भाई, सब हमको अलग अलग नाम से कहता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सेल से हम लोग बने हैं, हम लोग का फंडामेंटल यूनिट सेल है, तो ई भी कह दीजिए और हमको बताइए कि कान में दर्द काहे होता है, मुंह में दर्द काहे होता है, गोड़ में दर्द काहे होता है। हम तो उसको कहेंगे कि ना ही तुम्हारा कान में दर्द होता है, ना ही तुम्हारा पैर में दर्द होता है, ना ही तुम्हारा हाथ में दर्द होता है। दर्द होता है तो कहां होता है? पेन इज इन योर सेल। काहे कि ये सब जो है सेल से ही बना हुआ है। तो बोलेगा आए बैगन, हाँ यही क्या है बाबू? तो पेन इज इन योर सेल, दैट इज दैट इज इन योर ईयर, इन योर पैर, इन योर हाथ, है ना। अगर सेल बीमार है तब आपका बॉडी बीमार है, क्योंकि बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। तो कुछ भी गड़बड़ होगा तो कहां होगा? सेल में होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए सेल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी लग रहा होगा कि हाँ मास्टरवा सही बात कह रहा है, ये बात हमको कोई नहीं बताया था, ये बात हमको एनसीईआरटी में लिखा मिला, 12th का, सॉरी 11th का एनसीईआरटी में हमको बात मिला। आज का नया मिला, आप लोग को पढ़ाने हैं तब, हमको 4 साल पहले ही मिलल था, और हर साल से ही पैसे ही पढ़ाते आ रहे हैं। तो अगर बीमार हो तुम भाई, तो तुम्हारा सेल ना बीमार है। सोच लो कितना फंडामेंटल यूनिट है, बात है। अगर घर भसक रहा है तुम्हारा, तो समझो ईंट तुम्हारे पुराने हो गए, ईंट में तुम्हारा जंग लग गया। अगर तुम रोज बीमार पड़ रहे हो, इट मीन्स योर सेल इज वीकेंड। तुम्हारी सेल में वो अब बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। बात समझ में आया? तो सबका जिम्मेदारी कौन लेता है भाई? सेल लेता है। तो इतना हम भाषण देने के बाद थोड़ा सा दिखा दीजिए। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात सही है, यही बात हम बताएं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, भाई इसी से बना है तो सबसे छोटा ये ना होगा, of that can carry out of the process necessary of our life। यही बात तो कर रहा है, that carry out the processes necessary for our life, the life process, the life process।
यानी पूरी जिंदगी की कहानी को। पिक्चर को आप लोग देख लें, सेल यही है। अगर सेल को हम लोग जूम करें तो कोई कहता है कि सर सेल के अंदर इतना बड़ा ये सब चीज है, कैसे माने, मनवाएंगे हम कैसे? भाई थोड़ा सा सोचो कि कोई एक बिंदु जैसा सेल होता है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अगर वो खुद को डिवाइड कर रहा है, नया बना रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? कुछ ना कुछ मशीन तो होगा। अरे रोटी बनाने के लिए हम लोग को तावा, चूल्हा, आटा, बेलन, चौकी लग जाता है, इतना बड़ा बड़ा मशीन एक छोटा सा रोटी बनाने में। तो एक सेल जितना बड़ा है, सेम उसी का एग्जैक्ट कॉपी बनाने में उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मशीन होगा। वही सब मशीन का नाम इन्हें आप लोग को दिख रहा है, यही सब है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का फोटो लगा हुआ है, जिसमें एक में सेल वॉल होता है, जिसमें नहीं होता है। कहानी आप लोग को नहीं समझना है। ये प्लांट सेल होगा मेरे, हाँ प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, सेल वॉल है। ठीक है, आइए बात को समझते हैं आगे। अब कुछ आगे समझने के लिए कहानी क्या है? हाँ कहानी है ना, हिस्ट्री ऑफ सेल की कहानी है। हिस्ट्री ऑफ सेल, सवाल यहीं से आया है। सेल तो आप समझ गए, बीपीएससी तो वो तो पूछने से रहा, तो सवाल यहीं से आया। क्या आया? हु हैज डिस्कवर्ड द सेल? सेल भैया बनाया कौन? पहली बार सेल किसके द्वारा? भाई बनाया कौन तो सबको पता है, भगवान बनाए, ऊपर वाले ने बना के भेजा। तो लेकिन पहली बार खोज कौन किया कि व्हाट इज सेल, और ये सेल जैसा कुछ होता है, और हम लोग ईंटा के जगह सेल के बने हुए हैं। आप लोग को लगभग लगभग जो पता पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जो जो पीला में लिखा हुआ है भैया वो एकदम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां जहां हम लाल कलम चला दे रहे हैं तो समझो कि वहां से सवाल आया है, इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अब तो खैर नहीं आता क्योंकि बहुत हो चुका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम आ गया है तो बता दीजिए हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कमेंट कर दीजिए। खैर 9th क्लास के बच्चे को पता होगा, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा 9th क्लास को, लिटरेचर से रिलेटेड है, पोएट है, बता देंगे किसी को पता हो तो। आप लोग को भी जानना जरूरी है, शायद कभी ना कभी पूछ दे। द रोड नॉट टेकन, द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन, हमारे टाइम में हुआ करती थी, अभी भी है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ माइक्रोस्कोप थोड़ी ना था उस टाइम, सिंपल माइक्रोस्कोप था। ये तो फोटो में तो आप लोग देख रहे हो, जो जो देख रहे हैं ये साधु जी जो देख रहे हैं, ये तो बहुत कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये भी अल्ट्रा है, ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से समझिए लगभग इस तरह का, जो हम लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, इस तरह का माइक्रोस्कोप हुआ करता था। यहां पर उन्होंने प्लेट में रख करके सेल को देखने का काम किया, सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो जब इन्होंने देखा, जब कब कब देखा इन्होंने? 65 में देखा, 1665 में। तो फिर कहानी बनती है लिविन हुक की, लिविन हुक की कहानी बनती है। तो यहीं तक नहीं सीमित रह गए, वैन लिविन हुक कौन? इन्होंने क्या किया 74 में, आप लोग को डेट वाइज याद रखना है। पहला हम इधर लिख रहे हैं डेट 1665, 1665 में ये कहानी बना। उसके बाद आते हैं जस्ट नीचे 1674 में, यानी लगभग 9 साल के बाद कौन? एंटोनी वैन लीवेक हुक ने इंप्रूव किया। किनका? ये जो देख रहे थे मौसा जी, इनके सेल का जो स्ट्रक्चर था उसको इंप्रूव किया। और इन्होंने कहां देखा? फ्री लिविंग सेल। कहां? पॉन्ड में, बहता हुआ पानी में फ्री लिविंग सेल को देखा। कब? 1664 में। तो सवाल बनेगा भैया, सवाल बनेगा, और क्या बनेगा?
हु वाज द फर्स्ट पर्सन, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्री लिविंग सेल को पानी में देखा फर्स्ट टाइम? हु वाज एंटोनी वैन लेवेनहुक। ठीक है, दूसरा बात आपको कहां तक क्लियर हो गया? 1674 की 1674 की कहानी क्लियर हो गई। फिर थर्ड में आइए, थर्ड में कहानी आते हैं। सेल न्यूक्लियस was identified by Robert Brown in 1831. Who identified the nucleus of the cell? Robert Brown. ठीक है, यहां पर भी कहानी आता है। इन 1839 परकिंजिन term the coined the term that is protoplasm for the fluid content within the cell. अब कहा इन्होंने प्रोटोप्लाज्म, तो सवाल बनता है कि who coined the term protoplasm? Who coined the term protoplasm? प्रोटोप्लाज्म टर्म किन्होंने क्वाइन किया? तो पुकनजी ने क्वाइन किया था। कब? 1839। परकंजिन साहब ने ये क्वाइन किया था। ये होता क्या है सर? प्रोटोप्लाज्म, ये लिक्विड मटेरियल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके लिए। अब आता है सेल थ्योरी, किन्होंने दिया? तो सैक्लिंडन ने दिया और सेचवान ने दिया। कब दिया? 1839। ठीक है, उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको लिख दे रहे हैं। हम अब थोड़ा सा रिटेन है, ये सब चीजों पे समझाने लायक कुछ बात है नहीं, तो अब सेल थ्योरी क्या है आपको हम समझाएंगे। उसके बाद बिल्डिंग ऑन दिस, रडलॉफ विर्चो ने 1855 में क्या किया? थ्योरी स्टेटिंग दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट। ये समझाने वाली बात है, ये समझाने वाली बात है। रडलफ साहब ने क्या बताया? इन्होंने बताया, कहानी को समझिए। इन्होंने कहा कि हु गेव द थ्योरी दैट सेल मल्टीप्लाई इटसेल्फ। पीछे का कहानी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था सर। हु गेव द थ्योरी सेल मल्टीप्लाई इटसेल्फ? रडलॉफ ने क्या कहा? इन्होंने कि एक सेल खुद को कई सेलों में डिवाइड करता है, यही कहा था इन्होंने। देख लीजिए, यही स्टेटमेंट का मतलब यही है। रडलॉफ विर्चो इन 1855 फर्दर रिफाइंड द थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी नए सेल बनते हैं कहां से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब आते हैं, तब इस समय तक क्या था कहानी? इस समय तक कहानी अभी तक वही नॉर्मल माइक्रोस्कोप लेवेनहुक के द्वारा थोड़ा सा प्रीफाइंड और फाइन माइक्रोस्कोप बनाया गया। उसके बाद कहानी बनता है कि अच्छा माइक्रोस्कोप जब धरती पे आता है तब कहानी बनता है ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। जब माइक्रोस्कोप बढ़िया बढ़िया आया तब कहानी को देखा गया नजदीक से। अरे जब अमीबा को देखा गया तब देखा गया एकरा में एक एक सेल है। अब हम लोग के अंदर देखा गया तो मल्टीपल सेल है, तो उसी पर क्या आया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वही ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक सेल होता है, ओनली वन सेल एग्जिस्ट, जिसके अंदर, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको अमीबा देखने को मिलेगा, पैरानीसियम देखने को मिलेगा, कैमलिडोमन्स देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है? विच आर मेड अप ऑफ वन सेल। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल तो बोलने का है नहीं और समझने में जैसा, मल्टी मतलब बहुत, जिसमें हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये सब सारी बातें। फंगी, फंगी ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखे, फंगी इज नॉट यूनिसेलुलर, फंगी इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको आप लोग फंजाई भी बोल सकते हैं। मैमल्स एग्जांपल है मेनी। ठीक है, ऑल सेल डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट वेरियस टाइप आर फाउंड इन क्रिएचर्स। अब आइए कहानी को समझिए। हम लोग के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल के टाइप हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो इसलिए पिक्चर रखे हैं आपको कि समझ में आए आपको। देखिए, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ये सबसे टेढ़ा मेढ़ा सेल होता है हम लोग के अंदर। फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म और ओवम, ये दोनों भी क्या है? सेल है, ये दोनों भी सेल है। ठीक है,
तो ये बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल हमारे बॉडी में है, जब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, तो ये सब सारे सेल का नाम रखा गया है। अब देखिए, जो भी सेल जो होता है ना, उसका फंक्शन जो डिटरमाइन किया जाता है उसके शेप एंड साइज से होता है, यानी शेप एंड साइज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन इट परफॉर्म। आप लोग लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिटरमाइन व्हाट द फंक्शन इट परफॉर्म। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसका शेप साइज कौन डिटरमाइन करता है? उसके फंक्शन, यानी ये काम क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, उससे निर्धारित इसका होता है शेप एंड साइज। यानी शेप एंड साइज से फंक्शन नहीं, फंक्शन से शेप एंड साइज। तो व्हाट द फंक्शन इट परफॉर्म, इट्स शेप एंड साइज आर डिटरमाइंड। तो ये चीजें होती है। तो हम लोग पिछले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे उसका हम ओवरव्यू दे देते हैं। ये थोड़ा सा सेल टाइप था, ये आप लोग को बस बताना था कि हाँ, ओवम स्पर्म जो होते हैं वो सेल ही होते हैं। ब्लड सेल तो आप लोग को पता था, नर्व सेल, नर्व सेल क्या है, ये एक यूनिक है, यूनिक सेल है, ये सबसे टेढ़ा मेढ़ा सेल होता है। देखिए तो किस तरह का सेल होता है। तो हम लोग आगे अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग सेल के ऑर्गेनल्स को करेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स को कहानी आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग को अच्छे से कहानी को समझाएंगे कि अब बहुत सारा सुन लिया हम लोगों ने। फर्स्ट में देखा था ना, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो इन सब पे हम लोग कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हम जो लास्ट में आपको बात कह रहे थे, यही कह रहे थे कि जो आपको लेक्चर नोट जो है ना बच्चा, लेक्चर नोट्स जिसमें आपको हम डेली नोट्स कह सकते हैं, इस चैप्टर का बढ़िया से क्वेश्चन पेपर अटैच करके एकदम फ्रेश आप लोग को कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन ना हो जाइए, और यहाँ कुछ करना है, जिन यूट्यूब पे पढ़ रहे हो भाई, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन रहोगे तो तुमको स्टडी मटेरियल मिलेगा। बाकी जो बैच में इनरोल्ड है उनको तो मिल ही रहा है, क्लास खत्म होता है 2 घंटा के अंदर, क्योंकि हम कुछ एडिशनल जो बोलते हैं, बहुत सारा बात पीपीटी में नहीं रहता है, तो जो आपके साथ साथ एक हमारे मेंबर जो है वो वीडियो को वो भी देखते हैं, वो बैठ कर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जो हम बोल रहे होते हैं जो पीपीटी में नहीं होता है उसको वो नोट्स बनाते हैं। तुम लोग बनाओ या ना बनाओ, वो जरूर बनाते हैं। तो वो बना करके उसमें ऐड ऑन करके क्लास नोट्स का फायदा तो ये रहा, आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जो डेली नोट्स, लेक्चर नोट्स है, उसमें ऐड करके और बातें इससे थोड़ा सा अलग, और वो नोट्स, लेक्चर नोट्स हम नहीं बनाते, ध्यान देना बात को, लेक्चर नोट हम नहीं बनाते, रहेगा यही सब बात, लेकिन उसमें एडिशनल फैक्ट, डेटा और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिला करके जो हम तुम लोग को बोले कि हमारे टीम मेंबर हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनमें उनमें आईआईटी दिल्ली के जो टीचर हैं, वो सब आईआईटी दिल्ली के जो एस्पिरेंट हैं वो हैं, उनमें जो हमारे मित्र हैं अभी, वो उनका योगदान उसमें होता है। तो वो लोग इन चीजों को फाइनलाइज करते हैं। बाकी आप लोग इस पे हमारे वेबसाइट का ये रहा www.civilsangram.com, किसी तरह का समस्या आप लोग फोन कर सकते हैं, फोन करिए किसी तरह का समस्या, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और कहानी अपने पढ़ाई को, आई होप ये कहानी आपको, ये सीरीज समझ में आ रहा होगा। ये पहला लेक्चर था हम लोग को, हमने लास्ट में जल्दी जल्दी कहानी को खींचा ताकि टाइम भी बहुत काफी हो चुका था, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, और चीजों को हमने क्लियर किया। स्लाइड में था कहानी, स्लाइड आप लोग पढ़ लेते, समझाने वाला बात हम आपको समझा दिए, बहुत ही अच्छा। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, कीप स्टडी हार्ड, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, एंड लास्ट आई विल से थैंक यू।